अब तक इस देश को ये बात पता नहीं समझ में आई है या नहीं कि ये जो भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन था, ये एक अच्छी कोशिश, एक राजनीतिक साजिश की भेंट चढ़ गया। इसकी अच्छी कोशिश ये कि इस देश के कैंपसेस को हम जातिगत भेदभाव या किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सबका कैंपस बनाएंगे। इसका नाम भी इसीलिए दिया गया था समता समिति बनेगी और समता समिति न्याय करेगी किसी भी किस्म के भेदभाव के खिलाफ। लेकिन इसे बनाया ऐसा गया, और इसलिए मैं कहता हूं कि क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले तो इस देश में माना गया कि कैंपस में जातिवाद होता ही नहीं, और जातिवाद होता रहा। ये तो सुखदेव थोराट कमेटी बनी 2007 में, जिसने आंकड़ों के साथ बताया कि कैंपस में जातिगत उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। साल 2012 में यूजीसी ने एक कमेटी बनाई, वो भी इक्विटी की थी, वो भी समता समिति थी, और उस समिति के बनने के बाद साल 2016 में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या लोग कहते हैं, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी, उसके बाद 2023 दर्शन सोलंकी, और अब यूजीसी कह रहा है कि 118% मामला बढ़ गया है कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज का। उसके बाद वो जो दोनों मामले चल रहे थे कोर्ट में, उस पर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था। 15 जनवरी की डेट थी कि आपको सरकार को बताना होगा कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने 13 जनवरी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो क्रोनोलॉजी ये है कि सरकार खुद मानती है कि भारत में कैंपसेस में जातिवाद होता है, तो ये टेलीविजन चैनल के एंकरों को नहीं पता कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार मान रही है, और भारत सरकार खुद आंकड़े दे रही है कि 118% बढ़ गया। उसके बाद संसदीय समिति शिक्षा की बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, वो ये बताती है कि केवल SC/ST नहीं, OBC के साथ भी बढ़ गया है। और वो तो ये भी कहती है कि आपको इस देश में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। आपने वो बात उसकी क्यों नहीं मानी? आपने आधी बात मान ली, और उम्मीद आपको रही होगी कि सारा ठीक रहा, उनके ऊपर फोड़ दिया जाएगा जब विवाद होगा तो। और विवाद होने के बाद कोर्ट में अचानक से ये मामला चला गया। मैं फिर से दूसरा उदाहरण दे रहा हूं क्रोनोलॉजी के साथ कि अगर ये समिति भारत सरकार ने बहुत न्याय देने के मन से बनाई होती, तो क्या पहली हियरिंग में इसको रोक दिया जाता? ये मेरा सवाल है भारत सरकार से। आपने एक सरकारी दस्तावेज इतना कमजोर बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि यह अस्पष्ट है, तो आपने बनाया क्यों अस्पष्ट? दूसरा कि उसके बाद आपने जितने OBC SC/ST के लिए कुछ चीजें दिखाई कि समता समिति बनेगी, समता स्क्वाड बनेगा, समता दूत होंगे, कैंपस में हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा लगा देखने में। लेकिन भेदभाव और जातिगत भेदभाव, इन दोनों को कैसे क्लब कर दिया, ये बात भी समझ में नहीं आई। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, और इस साजिश में सरकार कामयाब हो गई, और सरकार ने एक तबके को सड़क पर उतार दिया। अब उसके दबाव में लोगों को ये मैसेज जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि भाई दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, तो दूसरे पक्ष को भी अगर आप सड़क पर उतारेंगे तो एक कयास मच जाए। असल में इस देश में जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर कोई बात ना होने पाए, जाति जनगणना से मिले आंकड़े ना आ पाए, और सब आपस में ऐसे लड़ते रहे, इसके लिए साजिश का नाम है। अब चूंकि कई बार ऐलान हो चुका है, ये समय खत्म हो गया है, तो अब यही लड़ाई हमारी है। देखिए, जब भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई के समय केवल यही मुश्किल नहीं रहेगी कि कोई आपकी सभा को डिस्टर्ब करने के लिए आएगा और सारे टीवी चैनल कैमरा उधर चले जाएंगे। आपको यह भी कहा जाएगा कि आपका समय खत्म हो गया, अब आप जाइए। और जितने लोग अभी 10 दिन पहले तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जितने लोग 10 दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें लोग प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे जाति के नाम पर। मुझे बहुत बुरा लगा। तो हम लोग ये कहने आए हैं कि इस
पूरी चीज में सरकार की मंशा बहुत संदिग्ध है। आगे एक बड़ी रणनीति बनाई जाए और संवैधानिक तरीके से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए, समाज तय करे, क्योंकि मंडल के दौर में भी इस तरह के आरोप लगे थे। अगर अब इसे रोका न गया तो एक मनोवैज्ञानिक हमला है और न्याय और समता की लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है। ऐसे उम्मीद के साथ कि हम इस लड़ाई को सरकार से सवाल के साथ लड़ेंगे और सरकार जो आंकड़े दे रही है उन्हीं आंकड़ों के साथ हम सवाल पूछेंगे और जाति जनगणना की मांग करेंगे कि जाति जनगणना तुरंत होनी चाहिए ताकि आंकड़े आ जाएं और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना न्याय मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं शुक्रिया करता हूं आयशा का कि आपने यह आयोजन किया और आगे आप जो फैसला लेंगे वो समाज, मुर्दा समाज को न्याय नहीं मिलता, जो जिंदा होता है उसे ही न्याय मिलता है। तो न्याय और समता किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं होती, वो भेदभाव के खिलाफ होती है और भेदभाव के खिलाफ हम लड़ेंगे। जो यूजीसी का रेगुलेशन आया वो नाकाफी है। चाहे मैं दिल्ली की सरकार में मंत्री रहा, उस नतीजे से मैंने चीजों को पढ़ा, चाहे एक वकील के तौर पर उत्पीड़न की घटनाओं को पढ़ा, हर एंगल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये नाकाफी है। जो हमारी डिमांड थी रोहित एक्ट बनने की, रोहित एक्ट से अलग हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या IIM IITs हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या तमाम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, वो तो इस गाइडलाइन में कहीं कवर ही नहीं है, रेगुलेशन में। ये रेगुलेशन तो यूजीसी के एक्ट के तहत आए हैं, इससे काम चलने वाला तो है नहीं। दूसरी बात, विरोध करने वाले उसको ना तो उन्होंने पढ़ा, विरोध करने वाले भी आंख मीच के विरोध कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड मुख्य मीडिया कहता है, मुझे तो कई बार लगता है सब प्रीजुडिस है, उन्होंने भी उसको पढ़ा नहीं है। अगर उसको वो पढ़ते, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ते, उसमें तो ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस में कौन है भाई? ईडब्ल्यूएस में तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, तमाम जो स्वर्ण जाति में आते हैं वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो वो रेगुलेशन तो ईडब्ल्यूएस पे भी कवर होती है। और दूसरी बात, वो जो कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनी, उसमें जो 30-31 सदस्य थे, उसमें 18 के करीब तो बीजेपी के सांसद थे और ज्यादातर स्वर्ण जाति से थे। उसके तो चेयरमैन भी स्वर्ण जाति से थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भारत विविधताओं का देश है। भारत में 6743 जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं। उस सबसे मिलकर भारत बना है। भारत बार बार गुलाम क्यों हुआ? इसी जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर ये वर्णवादी व्यवस्था ना होती, अगर मनुस्मृति से यह तय ना किया होता कि औजार हथियार का इस्तेमाल करने का अधिकार किसको है, पढ़ने लिखने का अधिकार किसको है, यज्ञ करने का अधिकार किसको है, अगर ये उसमें ना लिखा होता और वो मनुस्मृति रूपी संविधान की बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही पहले से भारत चला होता, उसी तरह का कोई संविधान बना होता पहले, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समान दृष्टिकोण से सभी प्रकार के बराबर अवसर मिले होते, तो शायद भारत कभी गुलाम ही ना होता। वो कौन लोग हैं जिन्होंने विदेशियों को बार बार भारत में आमंत्रित किया अपने पड़ोसी को कब्जा करवाने के लिए, उसको हरवाने के लिए? कौन लोग? और दूसरी बात, ये जो लोग विरोध कर रहे थे रेगुलेशंस का, यूजीसी का जो रेगुलेशंस आया, उनसे कोई ये पूछे, भाई आप बताइए, ब्राह्मण के वजह से या क्षत्रिय या वैश्य होने की वजह से कितने उत्पीड़न के केस आज तक आए? तमाम देश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर कितने लोग हैं जिनका ब्राह्मण बनिया या क्षत्रिय होने की वजह से उत्पीड़न हुआ है? कोई डाटा है क्या सरकार के पास, या बीजेपी के पास हो, या वो मुख्य मीडिया जो चला रहा था एक तरफा वही बता दे अगर कोई हो तो, कितने केसेस उन्होंने कवर किए? दूसरी बात, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है इससे समाज बटेगा, ये ठीक नहीं है, हम नजर बनाए हुए हैं। अगर इस पर जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है, जो एक एडवोकेट के तौर पर हमने खुद साइट की है, अनेकों जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि ये 498, 406 आईपीसी, जो पुराना आईपीसी था, अब उसमें बीएनएसए में सेक्शन बदल दे, लेकिन भावना वही है कि दहेज उत्पीड़न के केसेस जो है इनका मिसयूज हो रहा है।
अगर आप मिसयूज की बात देखेंगे तो मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है। क्या आप उन सारे कानूनों को रद्द कर दोगे? आप तो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हो। कल को आप कहोगे कि ये जो रिजर्वेशन दिया है SC ST OBC को, इससे भी समाज बट रहा है, इसको भी खत्म कर दो, इसको भी रोक दो। ये इस तरह देश नहीं चलता, क्योंकि देश के अंदर सारे संसाधनों पे तो कब्जा पहले ही करके उन्होंने रख लिया। ना हमें व्यापार में आने दिया, ना पढ़ाई के क्षेत्र में आने दिया, ना संपत्ति का अधिकार दिया। और आज इस तरह के रेगुलेशन जहां हम मांग रहे थे रोहित एक्ट, क्योंकि चाहे रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई हो, चाहे पायल तड़वी की हुई हो, या मिस्टर सोलंकी की, या किसी और की हुई हो, कोई मुझे बता दे घोड़ी पर बारात निकालने पर क्या कभी किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर की बारात पे हमला हुआ है कि वो घोड़ी पे क्यों चढ़ रहा है? बताए कोई? क्या घड़े छू लेने पर, पानी पीने के लिए घड़ा छू लेने पर कभी किसी ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय के ऊपर कोई हमला हुआ है? किसी की हत्या हुई है क्या? अरे जिसका जाति की वजह से उत्पीड़न हुआ है देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। 2019 से 2021 तक 35,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। उस 35,000 का भी डाटा हमने जब चेक किया, उसके अंदर भी 90% सुसाइड करने वाले SC ST OBC के लोग हैं। तो अगर ओवरऑल सारा देखोगे तो ये तो जांच होनी चाहिए ना कि ये उत्पीड़न अगर बच्चे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किन कारण से कर रहे हैं, कौन से कारण थे? क्यों रोहित वेमुला की मदर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों पायल तड़वी के परिवार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? उसी के बारे में तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कमेटी बना के, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन लेके आओ। और लेकर आए वो भी अभी आधा अधूरा है, जो लेकर आए वो भी सफिशिएंट नहीं है। उसमें भी मुझे कोई न्याय की ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में भी जिनके हाथ में जांच करना है। भाई सजा का प्रोविजन तो एक्ट के अंदर अलग है, वो प्रोविजन इसमें नहीं है रेगुलेशन में। इसमें तो केवल जांच कमेटी बनके जांच करके टाइम बाउंड इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने के लिए बनी है। उसका भी इतना विरोध, और उस विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट एक तरफा जिस तरह स्टे करता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर अगर इस तरह के जजमेंट्स आएंगे तो भरोसा बढ़ेगा या गिरेगा? क्योंकि यहां आजकल हम देख रहे हैं एविडेंसेस को दरकिनार करके, लॉ को दरकिनार करके आस्था के आधार पर जजमेंट्स अगर आने लगेंगे तो क्या भारत के लोगों का भरोसा बनेगा क्या न्यायालय के प्रति? वही न्यायालय एक पत्रकार को छुट्टी के दिन रात को बेल दे देता है सुप्रीम कोर्ट सीधा, और एक चीफ जस्टिस, आदिवासी चीफ जस्टिस को कहता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, पहले हाई कोर्ट जाओ। भाई ये कौन सा कानून है भाई? सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा बने कैसे जब आप एक को तो जो पत्रकार है, जो अपर कास्ट से है, उसको तो आधी रात के दिन छुट्टी के दिन कोर्ट लगा के आप बेल दे देते हो, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री एक प्रदेश का, उसके बेल पे आप कहते हो कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए हो, आप पहले अपने हाई कोर्ट जाइए, वहां पिटीशन लगाइए। तो भैया दोहरी मानसिकता क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? आप सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो ना, वरना तो आपकी गरिमा गिरेगी। आने वाले समय में न्यायालय के ऊपर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जो भारत के लिए नुकसानदायक होगा। सबको सोचना पड़ेगा रोहित एक्ट की मांग क्यों है, क्यों वर्षों से हमारे छात्र जूझ रहे हैं। इसी जंतर मंतर पे इतने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं और उस पर आश्वासन सरकारों ने दिया कि हम रोहित एक्ट लेकर आएंगे। रोहित एक्ट का क्या हुआ? जो आप लेके आए जिसमें अभी कुछ हुआ नहीं है और जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया गया और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार के वकील साहब चुप्पी साध लेते हैं। तुषार मेहता जी चुप रहे। सरकार का रेगुलेशन को अगर कोर्ट स्टे करती है तो क्या उन्होंने एक शब्द भी बोला? वो क्या कर रहे थे वहां? सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे या मूक दर्शक बन रहे थे? ये सारी चीजें पूरा देश देख रहा है, ऐसा नहीं है आंख मीच के बैठे हम। राजनीति एक तरफ, राजनीति भी तो तभी है जब समाज मजबूत होगा। समाज को लगातार कमजोर किया जा रहा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हमारे, और हम कुर्सी के लालच में अपने लोगों को मरने दें, ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ा जाएगा। अभी पूरे देश का आंदोलन बनाया जाएगा। आंदोलन केवल यूजीसी रेगुलेशन के लिए नहीं, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के हैं, जब IIT हो, IIM हो, या मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, या दूसरे कॉलेजेस हो जो यूजीसी के अंदर नहीं आते, उस पर भी इस तरह का कानून बनना चाहिए जो उस पर भी लागू हो। क्योंकि ज्यादातर जितने सुसाइड के केस हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर देखा है, शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को 2-2, 3-3 साल लगातार फेल किया जाता है। इंटरनल में ही फेल कर देते हैं, वाइवा में फेल कर देते हैं जानबूझकर,
आपको याद होगा सफदरजंग हॉस्पिटल का केस, मेडिकल कॉलेज का, वहां पे 25 बच्चों को फेल कर दिया, कई साल लगातार किया, अल्टीमेटली वो लोग कोर्ट गए,